और सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बीजेपी विधायक की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विधायकों को 2 टूक संदेश दिया और कहा कि सभी जिम्मेदारी के साथ काम करें। उनका कहना है कि विधायकों पर तीसरी आंख है और मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही विधायकों को कई जिम्मेदारियां भी बांटी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। मंगलवार को विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सभी मंत्रियों को राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना भी की। ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने हम विधायकों के लिए कहा है कि आप पर तीसरी आंख पर नजर रखती है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता को कि सिर्फ विधायकों पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर कोई न कोई तीसरी आंख हमेशा रहती है। कौन कार्यकर्ता कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है उस पर नजर रहती है, उसका आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, उसके आधार पे उसको आगे प्रमोशन देना है या क्या करना है उसके साथ वो पार्टी तय करती है। और इसलिए अचानक से ये हो जाता है कि किसी एक साधारण विधायक को, 45 साल के युवक विधायक को भारतीय जनता पार्टी उठा के पटना से लाती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है और ये तभी संभव होता है जब एक एक व्यक्ति पर हमारी नजर होती है, उसके गुण दोष के आधार पे उसके बारे में निर्णय किया जाता है। इसके अलावा बैठक में सीएम ने विधायकों से कहा कि उनके कामकाज पर नजर रखी जा रही है और उन पर तीसरी आंख भी है, जिस पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर हमला बोला है। वो तो पहले से भी रख रहे हैं, ये तो बयान पहले भी आ चुके हैं और उस समय तो ड्राइवरों पे भी ये शक जता रहे थे। इन्होंने अपने मंत्रियों पे खुद जो है सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी आरोप लगा चुके हैं कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। वो समय गया, उस समय क्या थी वो तो जांच का विषय, जांच चल रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से चल रहा है वो सब लोग जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने आगामी राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। राजस्थान दिवस पर यानी कि 30 मार्च को स्वच्छता अभियान और विकसित रन का आयोजन होगा। साथ ही स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, एक जिला एक उत्पाद की प्रदर्शनी, जनजातीय कला प्रदर्शनी, युवा शक्ति मेला, उद्योगपतियों के साथ संवाद के अलावा किसान सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित अन्य विधायक और मंत्री मौजूद रहे। न्यूज 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसके तहत 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार अब नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। विधेयक से पहले 2 संतान वाला नियम कई उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करता था। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कदम बताया। वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार केवल अपने फायदे के लिए एक्ट बदल रही है। कहते हैं चोर चोरी करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। जब प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, तो सेहत से खिलवाड़ करने वाले इन आरोपियों ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। वही एक्सपायर्ड माल बेचने का भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है, वो भी राजधानी जयपुर में। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बल्कि जहर है, वो जहर जो समय रहते पकड़ा ना जाता तो आपकी थाली में भी हो सकता था। जयपुर में सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा किसी ने सोचा ना था। जमीन पर बिखरा ये 1.5 किलो खाने का सामान एक्सपायर्ड है, जिसे खो नागौरियन इलाके में छापेमारी कर बरामद किया है। अमूल जैसे बड़े ब्रांड के नाम पर नूडल्स, केचप और मेयोनीज के रूप में ये शुद्ध जहर बाजार में परोसने की पूरी तैयारी थी। जालसाजी की हद देखिए। आरोपी बिजनेसमैन ने YouTube पर वीडियो देखकर सीखा था कि एक्सपायरी डेट को कैसे मिटाया और बदला जाता है। कबाड़ के दाम पर एक्सपायर्ड माल खरीदा गया और फिर उस पर नई तारीख छापकर उसे ऊंचे दामों पर फ्रेश बताकर बेचा जा रहा था। जहर का स्टॉक इतना बड़ा था कि इसे ठिकाने लगाने में अधिकारियों के पसीने छूट गए।
4 दिनों तक चली इस बड़ी कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर एक्सपायर्ड सामान को कचरे के ढेर में ले जाया गया। 3000 कार्टन तो ऐसे मिले जिनसे तारीख पहले ही मिटाई जा चुकी थी। खो नागोरियान में जैसे कि अभी पिछले 8-10 दिन से विभाग एक बड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ था और मुख्य रूप से ये था कि खो नागोरियान में एक बड़े गोडाउन पे पुराना माल, एक्सपायरी माल था और उसको 2-3 तरीके से खपाया जाने की कोशिश की जा रही थी कि एक तो उसको बल्क में ओपन खोल करके देने की भी कार्रवाई वो कर रहा था और दूसरा कि उसकी एक्सपायरी डेट्स को मिटा करके नई एक्सपायरी डेट लगा करके उसको मार्केट में खपाने का एक वो इस तरह से कारोबार कर रहा था। क्या क्या खाद्य पदार्थ थे, क्या क्या चीजें थी इसमें? मूल रूप से ये FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है, तो ये इसमें मेयोनीज हो गया, केचप हो गया, नूडल्स हो गए, इस तरह के थे। किस कंपनी के थे? ये मूल रूप से तो अमूल कंपनी के थे और शिकायत ये थी कि ये एक्सपायरी माल को यहाँ बेचा जा रहा है और गुपचुप तरीके से मार्केट में खपाया जा रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक गोदाम का मेन गेट हमेशा बंद रहता था और 10 से 12 कर्मचारी दिन भर अंदर इसी धंधे में लगे रहते थे। जिस फर्म का फूड लाइसेंस खुद एक्सपायर हो चुका था, वो शहर भर को एक्सपायर्ड माल खिलाने की तैयारी में थी। हेल्पलाइन 181 पर मिली एक सतर्क नागरिक की शिकायत ने इस मौत के कारखाने का भंडाफोड़ कर दिया। फिलहाल इस मामले में अब सियासत भी जमकर हो रही है। ब्रांड का नकली माल चल रहा है, सरकार की मिली भगत है, आंखें बंद कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हजारों मामले ऐसे हैं जिनके सैंपल फेल हो चुके हैं, अनसेफ पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी अरेस्ट कितने लोगों को किया है? सिर्फ गए, झूठे साची कार्रवाई की और पनीर और दूध को फिकवा दिया और कह दिया कि हमने कार्रवाई कर दी। उससे काम, सलाखों के पीछे कितने लोगों को डाला है। इस कानून को भी और कड़ा करने की जरूरत है। आज ये चीज तो हमें तो समझनी पड़ेगी ना कि आज हमारे देश के अंदर दूध की जितनी खपत है उतनी हमारे पास भैंस और गाय और बकरी है ही नहीं, तो इतना दूध कहां से आ रहा है? ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर रखी है। मामले में अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर समेत इससे जुड़ी फर्मों को नोटिस थमा दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत अब कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी है। फिलहाल फर्म के काम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, लेकिन सवाल वही है, आखिर कितने समय से ये जहर जयपुर के घरों और दुकानों तक पहुंच रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। भरतपुर के कुम्हेर से खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। मृतक मिलिंद सिनसिनी, वहीं मृतक देव कंजौली लाइन का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे में घायल 2 लोगों को भर्ती कराया गया है। राहर बॉर्डर पर कार पलटने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर के कुम्हेर से, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत की जानकारी मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। राहर बॉर्डर पर कार पलटने से ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस वक्त ये हादसा हुआ और घायलों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, ये देर रात पूरी घटना है, जहां एक कार जो है वो राहर बॉर्डर के पास में पलट गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और बताया जा रहा है कि कार अचानक बेकाबू हुई, जिसके बाद पलट गई और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो की गई और परिजनों को सूचना दी गई। दोनों मृतक उनकी पहचान हुई है। एक तो कंजौली लाइन का निवासी था और दूसरा जो है वो सिंचनी गांव का निवासी था। वहीं अब इस पूरे मामले की इस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर हादसे का कारण क्या रहा, लेकिन प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित हुई और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
और मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव ने भारत की रसोई का बजट और नियम दोनों बदल दिए हैं। जोधपुर से आई इस खबर ने गैस उपभोक्ताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है। तो देखिए, इंपोर्ट में आ रही बाधाओं को देखते हुए अब गैस एजेंसियों ने 25 दिन के नियम के साथ सख्त रुख अपनाया है। और अब एलपीजी बुकिंग के जो नए नियम है वो भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। भारत जरूरत के लगभग 60% जो एलपीजी सप्लाई है वो दरअसल इंपोर्ट होती है। ऐसे में 2 सिलेंडर बुक करने में अब 25 दिन का अंतर जरूरी होगा। स्टॉक को संतुलित करने के लिए ये नया नियम लागू हुआ है। सिलेंडर की अब केवल ऑनलाइन बुकिंग ही होगी। आगामी आदेश तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को भी बंद किया गया है। ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी की किल्लत तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बुकिंग के हिसाब से सप्लाई आ रही है। थोड़ी सी कमी आई थी सप्लाई में होली की छुट्टियों इत्यादि के कारण, और ये जो है ये सडन पैनिक इस न्यूज़ के कारण भी हो गया कि एलपीजी में 25 दिन बाद बुकिंग करने का एक निर्णय सरकार ने लिया है। तो लोगों को लगने लगा कि कुछ सिलेंडर हम मंगवा लें, कहीं कम हो जाएगा, स्टोर करके रख लें। नहीं, सिलेंडर कंपनी ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। हमें आगे से इंस्ट्रक्शन आ गया है कि अब आपको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तो उसके बिहाफ पे हमने अब डीजल शुरू कर दिया है। स्टीम भट्टी भी शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें लकड़ों से स्टीम से हमारा काम चल जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात है उसको देखते हुए जो गैस और पेट्रोल की कमी आ रही है उसका असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। देखिए क्या हालात है। इस वक्त हम जो एक गैस एजेंसी में खड़े हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो कस्टमर आ रहे हैं बुकिंग के लिए और क्या क्या लोगों को दिक्कत आ रही है उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डीलर है उनसे बात करेंगे। सर, क्या नए नियम बने हैं? सर, नए नियम है सर, अभी जो गैस की बुकिंग है वो सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद बुकिंग हो रही है। वही है, पहले तो जैसे सिलेंडर लेते ही तो आदमी दूसरे दिन बुक हो जाती थी, अब 25 दिन बाद बुक हो रही है। अच्छा सर, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग स्टॉक करने के हालात में जो लोग थोड़े से कंफ्यूजिंग है। वही है कि कोई जैसे 15 दिन हो गए, किसी का 10 दिन हो रहा है, तो वो डर के मारे ऐसे आते हैं जैसे एक सिलेंडर चाहिए, हमारे खत्म हो गया, ऐसे तो है। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पर आपके कार्यालय तक पहुँचे लोग बुकिंग कराने के लिए, जबकि यहाँ से डीलर बुकिंग लॉक है, कुछ डीलर बुकिंग जैसे लॉक है, तो कस्टमर अपने मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी से बुक करवा पाता है। दूसरे जैसे हम यहाँ से बिल्कुल भी बुकिंग नहीं कर पा रहे। तो अभी क्या हालात है सर? आपको क्या लगता है, क्या पहले जैसी स्थिति होने वाली है? नहीं, पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, नियम अनुसार दे रहे हैं। जैसे 25 दिन हो गए, उसकी बुकिंग हो गई, किसी का खत्म हो गया तो उसको। और बुकिंग कराने के कितने दिन बाद मिल रही है? वही 3-4 दिन का टाइम, 3-4 दिन। आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से। कितने दिन पहले सिलेंडर आया था घर पे? मंथ हो गया। मंथ हो गया। बुकिंग का क्या हालत है? अभी टंकी खत्म हो गई है तो बुकिंग कराने आए हैं। अच्छा, और टंकी मिल रही है आपको? टंकी मिल रही है, बट अभी तो दिक्कत आ रही है कि भाई ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, डीलर भी नहीं ले रहा बुकिंग। नहीं, किसी कारण वो सर्वर डाउन है, उस कारण नहीं हो पा रहा। वहीं अगर आप देखेंगे तो देश भर में ये हालात चल रहे हैं। और जोधपुर की अगर बात करें तो जो ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर है वो डाउन बताया जा रहा है। डीलर बुकिंग लॉक होने के चलते डीलर के यहाँ पे बुकिंग नहीं हो रही है। ऐसे में लोग जो है अपने गैस सिलेंडर को बुक करवाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे गैस होते हुए भी वो जो है एडवांस में टंकी लेकर रखना चाहते हैं और उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास, राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं ईरान इजराइल युद्ध का असर अब कोटा के मेस कारोबार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कोटा में हजारों की तादाद में स्टूडेंट कोचिंग के लिए आते हैं। ऐसे में करीब 5000 हॉस्टल और उनमें उतने ही मेस का संचालन स्टूडेंट्स का खाना बनाने के लिए होता है। अब जब कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर ब्रेक लगा है तो मेस व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। मेस संचालक दावा कर रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर पहले 1500 में मिलता था, अब उसकी कीमत 2500 हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध का असर कोचिंग सिटी कोटा तक। चूंकि कोटा कोचिंग हब है, देश के कोने कोने से कोचिंग स्टूडेंट कोटा में तैयारी करने के लिए आते हैं, कोचिंग करने के लिए आते हैं। और ऐसे में लगभग 5000 हॉस्टल्स हैं, जहां हर हॉस्टल के अंदर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का संचालन होता है। कितना ज्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप मैथ्स का संचालन करते हैं और सैकड़ों बच्चों को हर रोज आप लोगों को खाना खिलाना होता है। तो अब सप्लाई जब ब्रेक हुई है तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिस सिलेंडर की रेट आज से 5 दिन पहले 1500-1600 रुपए थी, उसकी 2500 के ऊपर रेट पहुंच चुकी है।
और मार्केट में अगर ये स्थिति रही तो इसकी रेट 3000 भी पहुंच सकती है, 3500 भी पहुंच सकती है। और ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना खाना नहीं बन सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि तंदूर लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी भट्टी बनाए जिसमें अपन लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके उसे आग जला के हम रोटी बना सके, सब्जी बना सके, क्योंकि ये तो क्या बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे, तो उसमें हम दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं जिससे हमारे थोड़ा सा बचत हो सके, हम बच्चों को भी प्रॉपर समय पे खाना खिला सके, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को हमने भरा है तो हमें सही समय पे उनको खाना वाना सब सुविधाएं पूरी देनी पड़ेगी। तो देखिए कोचिंग सिटी कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। 1500 में बिकने वाला सिलेंडर 2500 तक पहुंच गया है और अब पहले ही इन्हें चेता दिया गया है कि जल्द इसके दाम 3000 होने वाले हैं।